अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपकी रहनुमाई रखेंगे। मैं आज अपनी पूरी दुनिया में जहाँ पर भी सियालकोट के लोग सेटल हैं, ख़्वाह वो उनके पास पासपोर्ट या नेशनैलिटी वहाँ की है या नहीं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सियालकोट शहर में एक ऐसा नाम हुआ है और आप तमाम दुनिया में जब भी जिस जगह पर भी सियालकोट का नाम आएगा ना, लोगों के ज़हन में स्पोर्ट्स, ज़मींदार, इज़्ज़तदार लोग, बहुत बड़े बड़े सियासतदान, इसी ज़मीन सरज़मीन से जो है ना बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी जन्मा हुए हैं। ये वो सरज़मीन है जहाँ पर एक इतिहास जुर्म की दुनिया का भी लिखा गया। बहुत बड़े बड़े नाम, इनको जब भी तारीख़ में लिखा जाएगा ना, ये ज़्यादती है। मैं ये कहूँगा कि तारीख़ इनके नाम से वाबस्ता कर दी गई। ये इतने इतने बड़े लोग थे। ये बेशक तारीख़ में या लोगों को ज़हन में इनका कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि ये लोग क्रिमिनल से, लेकिन मैं इनकी असल स्टोरी सुना के आपका हालात से पर्दा उठाने की कोशिश करूँगा। पप्पू बर्फ़ वाला, असल नाम था मोहम्मद शरीफ, वालिद का नाम था मोहम्मद अली, रिहायशी तहसील बाज़ार बिजली मोहल्ला और बिलमुकाबल सरदार बेगम हॉस्पिटल सियालकोट। ये शख्स पप्पू बर्फ़ वाला के नाम से गैज़ो गज़ब की इलामत सियालकोट शहर में क्यों बना? क्या कभी किसी ने इन मुहरकात को जानने की कोशिश की? मैं कोशिश करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में आपको ट्रू स्टोरी बताने की। मैंने इनका ज़िंदगी का जो तनकीदी पहलू है उसको आपके सामने उजागर करना होता है। मैं जो इन लोगों के बारे में मेरी राय होती है, जो मैं उसके ऊपर, इनकी लाइफ के ऊपर जो मेरा जो तज्ज़िया करना चाहता हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ और आप कमेंट बॉक्स में मेरी रहनुमाई किया करें। मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ। पप्पू बर्फ़ वाला की जो स्टोरी स्टार्ट होती है ना, पप्पू बर्फ़ वाला नाम पढ़ने की बेसिक वजह क्या थी? ये 9 भाई थे, इनकी एक बहन थी, मशहूर वो जो थी ना कुब्बी बर्फ़ वाली के नाम से थी। पैदाइशी तौर पर वो लड़की पैरालाइज थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा बेंड था, जिसकी वजह से लोग उसको कुब्बी बर्फ़ वाली के नाम से जानते थे। होलसेल बर्फ़ का काम था और इसी इलाके में इन्हीं के रिश्तेदार, जिसको शरीका कहा जाता है और बरादरी भी साथ कहा जाता है, वो लोग, उनके कुछ अफराद उस खातून के पास आते हैं जो कि 9 अफराद की बहन है और उनमें से एक बड़ा होकर पप्पू बर्फ़ वाला बनने जा रहा है। ये जब उसकी बहन के साथ बदतमीज़ी करते हैं और उनको पता लगता है कि हमारी बहन के साथ हमारी बरादरी के फ़लाँ अफराद ने ज़ुबान दराज़ी की, कोई लोगों को अपनी बरादरी में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनके रंज में एक शख्स का नाम आपके आगे लेने लगूँ, उसका नाम था बोल, असल नाम मकबूल था। इस शख्स ने, चूँकि कानून की बालादस्ती नहीं थी, पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी, दौर ये गालिबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक 78, 80, 81, 82 की बातें हैं। ये वो शख्स है जो आने वाले वक्त में पप्पू बर्फ़ वाला के भाई के नाम से लिखा जाएगा। अब ये जो मुकदमा है अब्दुली का, इसकी FIR बोल, जिसका असल नाम मकबूल था, और चंद नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ काट दी जाती है। ये जेल चले जाते हैं। जेल में जाकर ये धमकियाँ देते हैं पप्पू बर्फ़ वाला के वालिद को, मोहम्मद अली को, कि पैरवी छोड़ दो। वो धमकियों का सिलसिला, और आपको पता है कि बरादरी और शरीके में ये चीज़ें ज़्यादा वायरस बन के उभरती हैं। लोग ना होते हुए मामले को भी ख़राब कर देते हैं कि हमारी दुकानें चलती रहें। कुछ देर बाद वो बाहर आ जाता है बोल, जो इनका, जिसने इनका जो है बंदा कत्ल किया था, अब्दुली नाम का, पप्पू बर्फ़ वाले का बड़ा भाई, वो ज़माने पे बाहर आ गया। वो बाहर आता है, वो इस रंज में अपने जहन में ये बात बिठा लेता है कि ये हमारे कभी भी जो है ना दोस्त नहीं हो सकते। इसके बाद बोल पप्पू बर्फ़ वाला के एक और भाई को, अरशदी को, सब्ज़ मंडी सियालकोट के अंदर मौत के घाट उतार देता है। अब पप्पू बर्फ़ वाला के ख़ानदान के 2 अफराद मौत की नींद सो जाते हैं। धमकियों का सिलसिला, दुश्मनी एक ज़ोर पकड़ जाती है, ये दुश्मनी एक तूल पकड़ जाती है। और सियालकोट में उस वक्त के लोग बताते हैं कि लोग इस इलाके में प्रॉपर्टियों के रेट गिर गए थे। लोग इनकी रिहाइशों के पास उस इलाके में घर लेना गवारा नहीं करते थे। इन लोगों को तारीख़ लिखने में मैं गलती नहीं करूँगा, जो इनका किरदार था, जो लोगों की इनके बारे में राय थी, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। पप्पू बर्फ़ वाला जो था, उसकी एज जो 13 से 15 साल थी। कुछ लोग 14 साल कहते हैं, कुछ 15 साल कहते हैं, मैं 13 और 15 के दरमियान एज थी। ये अपने घर में था और बोल अपने साथ चंद मुसल्ला अफराद को लेकर वो पप्पू बर्फ़ वाला के घर घुस जाता है और पप्पू बर्फ़ वाला की आंखों के सामने इसकी माँ को,
इसके बाप को और इसके एक भतीजे को मौत की गहरी नींद सुला देता है। चश्मदीद गवाह जो मौके पे मौजूद थे वो ये कहते हैं कि पप्पू बर्फवाला बेड के नीचे छुप गया है। उसको पता था कि अगर मैं इनके सामने आया तो हमलावर मुझे भी मार देंगे। इस वाकया के बाद बोल गिरफ्तार हो जाता है, बोल जेल में जाता है और इसका ताल्लुक वहाँ पर सियालकोट शहर के बहुत बड़े बड़े इश्तिहारी जो कि जेलों में बहुत अरसे के बाद पकड़े जाने के बाद अंदर मौजूद हैं उनके साथ प्लानिंग करता है और अपने आप को इतना मुनज़्ज़म कर लेता है कि वो अंदर बैठकर अपनी प्लानिंग के तहत पप्पू बर्फवाला के और 2 भाइयों को कत्ल करवा देता है। अब उस दुश्मनी जो है आप खुद सोच लें कि ये किस हद तक पहुंच चुकी है। और पप्पू बर्फवाला जो है ना ये उस वक्त जवान हो रहा है और ये जहन में ठान लेता है कि अब मेरा कुछ रहे या ना रहे मैं इनके साथ टकरा जाऊंगा। उस वक्त लोग जो बताते हैं और साथ वो ये भी मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि उस वक्त ये बात सोचना भी जो है ना कि बोल को एक 14 से 15 साल का बच्चा मौत के घाट उतार देगा, ये एक अलमिये से कम नहीं था। आपको पता है कि बात जेलों में और क्या होता था, ये बातें वहीं पे हुई हैं और मैंने आज इन बातों को आपके सामने रखने से पहले इनको पुनः नतारा है जिस तरह मैं करता हूँ। पप्पू बर्फवाला की तरफ से जो पहला अटैक होता है ना उसमें वो बोल के 2 सहूलतकार और जो उसके मुकदमा कत्ल की पैरवी करते हैं और पुष्टपनाही करते हैं उन दोनों अफराद को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद पप्पू बर्फवाला का एक और भाई जिसका नाम बब्बी था उसको भी बोल के अफराद कत्ल कर देते हैं। बब्बी पप्पू बर्फवाला का राइट हैंड था और ये सबसे कार आमद और सबसे ज़्यादा ताकतवर उसका भाई था। इस जेल वाले वाक़या की BBC लंदन ने रेडियो पे ये ख़बर नशर की थी कि पंजाब के अंदर इलाका गैर बन गया। सियालकोट जेल के अंदर इश्तिहारियों का हमला, जेल को यरगमाल बना लिया गया। इसके बाद पप्पू बर्फवाला उस वक्त के बब्बू खान जिसको पंजाब के अंदर चंगेज़ खान, कराची के अंदर हलाकू खान के नाम से लिखा जाएगा, ये वो शख्स था जो खौफ और दहशत की इलामत था। इन लोगों ने आपको बताया था उसके प्रोग्राम में कि सियालकोट शहर के अंदर पोस्टर लगा दिए थे कि कोई भी शख्स अगर सियालकोट के अंदर मनशियात बेचेगा तो बब्बू खान उसको कत्ल कर देगा। और ये पुलिस ने रातों रात पोस्टर ये जो जहाँ पे भी लगे थे उनको उतरवा दिया था। ये किसी आप उम्र रसीदा शख्स से पूछेगा मेरी बात की वो तस्दीक करेगा। बब्बू खान और पप्पू खान का आपस में मिलना कुछ इसी तरह से था जिस तरह ट्रॉय फिल्म में हेक्टर और एक्लीस की दोस्ती हो जाती है। अब ये इतने मुनज़्ज़म और इतने ताकतवर, पीछे से इनको ऑर्गेनाइज करने वाला भोला सन्यारा जिसको पंजाब का पहला वो शख्स करके लिखा जाएगा जिसने जुर्म की दुनिया में अपना ज़ाती घर इलाका गैर में बनाया। वो लोग अपनी जगह किसी को नहीं देते थे, इस शख्स ने वहाँ पर अपना घर बनाया और ये घर उन लोगों की अमाजगाह बना जिनको तारीख़ में दरिंदे, कातल और इस तरह के नाम दे के लिखा जाएगा। अब ये बब्बू खान और ये पप्पू बर्फवाला इनका गैंग इतना मुनज़्ज़म हो गया कि पप्पू बर्फवाला और इसकी प्लानिंग के साथ बोल के और 2 भाइयों के ऊपर अटैक किया जाता है और उसका भाई यूनस और एक नामालूम शख्स मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इस वाक़या में 3 राहगीर भी मौत की नींद सो जाते हैं। 5 अफराद को एक गैर मामूली वाक़या में मौत के घाट उतार दिया गया। इतनी बेदर्दी से 5 अफराद को कत्ल कर देने से पप्पू बर्फवाला और बब्बू खान खौफ और दहशत की इलामत बन गए। लोग ये बताते हैं कि इन्होंने जिस बिजनेसमैन को, ख्वाह वो किसी भी स्पोर्ट्स फैक्ट्री या किसी एजेंसी का मालिक था, उसको एक फ़ोन कॉल किया और पैसा इनको जमरोद पहुंच जाता था। अगर वो बंदा इनको भत्ता नहीं देता था उसको दिन रात उसकी रैकी करके उसको सेकंडों और मिनटों में मौत की नींद सुला दिया जाता था। और आपको पता है कि इतने बड़े बिजनेसमैन सियालकोट में थे और सारी सन्नत और तिजारत जो है ना उसका आप यूँ कह लें कि स्टॉक एक्सचेंज का जो रेट है वो भी ये बदमाश तयन करते थे सियालकोट का। आप तारीख़ को लिखते वक्त या सुनते वक्त ये चीज़ें जहन में रखा करें, दौर को, उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी उसको, उस टाइम के जो जिस मिजाज के पुलिस ऑफिसर थे उनको, और इलाका गैर की क्या अहमियत थी पाकिस्तान में। इन सब चीज़ों को जब तक आप नहीं जानेंगे मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी। ये लोग जब भी नीचे ऊपर ये अंडरवर्ल्ड के लफ्ज़ होते थे, ये लोग जब भी नीचे शहर में आए हैं एक तूफ़ान बन गए हैं। इन्होंने कई लोगों को अबदी नींद सुला दिया सिर्फ अपने लीगल बेनिफिट्स लेने के लिए।
जब कोई भी शख्स दुश्मनी के एक रोड पे चल रहा होता है और पुलिस को और आवाम को और लोगों को, उसके रिश्तेदारों को सबको पता होता है कि ये अपने ट्रैक को फोकस किया हुआ, ठीक है, इसकी दुश्मनियाँ खुदा कभी भी किसी शख्स को इन दुश्मनियों इन पैंडों में न डाले। लेकिन आप ये देखें, अगर एक बंदा इन चक्रों में पड़ गया तो उसकी सारी रिपोर्ट भी तो आवाम के पास है। जब इंसान अपने ट्रैक से उतरता है और दुश्मनियों के साथ ये भत्ता और ये लैंड माफिया और इस तरह के प्रोपोगंडे शुरू कर देता है, तो आप पुलिस अफसरान के हाल देख लें। नवीद सईद को देखें, क्राइम फाइटर पुलिस ऑफिसर था, ज़रा सी नाकस हिकमत अमली पे नवीद सईद जैसा मांझा हुआ पुलिस ऑफिसर मौत की नींद से हो गया। तो ये गलत प्लानिंग और आपके जो मामला है ये ज़िंदगी को बहुत जल्द शॉर्ट कर देते हैं और आप मौत की तरफ जा रहे होते हैं और आपको पता नहीं लगता। खैर, इतने ज़ोरों में जब इंसान हो जाता है या बन जाता है या माशरा उसे इस मुकाम पे पहुंचा देता है, तो वो मौत को और अपने दुश्मन को कुछ भी नहीं समझता। उसकी नज़र में उसका गुरूर और तकब्बुर इतना बढ़ चुका होता है कि मेरी एक फ़ोन कॉल पे पूरा सियालकोट खड़ा हो जाता है। ये वो ज़ोरों का ज़माना आप देखें कि कहाँ पर बोल इनसे संभाला नहीं जा रहा। और एक वक्त वो आया कि वो 14 साल का बच्चा जो अपने माँ और बाप को बेड के नीचे कत्ल होते हुए देखता है, वो कितना सफाक और दरिंदा बन चुका है उन हालात को देख के, जिनकी वजह से वो रस्से लगा कर भी उसके घर उतरने से परहेज़ नहीं करते। आप ये देखें कि एक दुश्मनदार बंदा जिसने इतने अफराद को मौत की नींद सुला दिया हो, क्या उसके घर में असला या उसके घर में वेपन या उसके घर में कोई दिफा करने वाला नहीं। ये अफराद पप्पू बर्फ़ वाला और बब्बू खान, लोग कहते हैं कि ये खुद थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बंदे भेजे, तो ये उनके घर में उतरते हैं और उसकी माँ और बाप इनसे इसलिए बच जाते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए साथ वालों के घर में कूद जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक शख्स, उसका भाई, वो कत्ल हो जाता है और उसके भाई को जब ये लोग कत्ल करते हैं तो आप उस बच्चे का इश्तियाल देखें कि वो बच्चा जो माशरे में दबा हुआ था, वो उसके भाई को नमाज पढ़ते हुए भी शहीद करने से नहीं टला। आप अंदाज़ा लगाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि दुश्मनी इनका रिजल्ट और इनका फ़ायदे नहीं है। वाक़या आपको ऐसा सुनाने लगा हूं, वीवर्स दिल पे हाथ रख के मेरी बात पे यकीन करना है हमेशा की तरह। ये वो वाक़यात हैं जिनको शेयर करने के लिए ना, क्योंकि ये एंटी गवर्नमेंट, बेशक वो आज से 25, 35, 30, 40 साल पुरानी पुलिस थी, लेकिन ये अदारों के ख़िलाफ़ ऐसे नहीं बोला जाता। लेकिन रियलिटी ग्राउंड को आपके सामने रखने से ना मैं डरा हूँ और ना मैं डरूँगा। वाक़या इस तरह से है, अफवाहों का दौर था। अफवाहें जो है ना, मोबाइल होता नहीं था, एक अफवाह गर्दिश कर रही थी शहर सियालकोट पे कि अगर बोल बाहर आ गया तो इस जंग को, क्योंकि उस वक़्त वो बच्चा पप्पू बर्फ़ वाला, बब्बू खान और सियालकोट भोला सन्यारा, इनमें से जो पहले जो अफराद थे जो उस दौर में थे, वो वहाँ पर मफरूरियाँ काट रहे हैं। इन लोगों को जो है वो बेलगाम घोड़े ये बन चुके थे। इनके अंदर मौत का खौफ तकरीबन ख़त्म हो चुका था। इतने ज़ोरों में लोगों ने ये अफवाहें उड़ाई कि अगर बोल बाहर आ गया तो एक मिनी जंग सियालकोट के लिए कोहराम बन के बर्पा होगी। तारीख़ में ये वाक़या कोई किस तरह से लिखेगा, मुझे कतई तौर पे इस बात की कोई परवाह नहीं। मैं वाक़या के जो अंदरीन हालात हैं ये आपको पेश करने की कोशिश करता हूँ और ये एक आपको फ़िल्म दिखाने की कोशिश करता हूँ। मोटरसाइकिल पर 25 से 30 अफराद बड़ी सीढ़ियाँ लेकर मोटरसाइकिलों पर बैठ के जेल के बाहर बुर्जों की तरफ वो अपनी मूवमेंट करते हैं और आके वो बाहर से सीढ़ी लगाते हैं, ऊपर खड़े कांस्टेबल से राइफ़ल छीनते हैं और पूरी वो ऊपर जो बुर्जी जो है उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। सेम टाइम पर पप्पू बर्फ़वाला और बब्बू खान अपनी ताकत के नशे में, आप अंदाज़ा लगाएं, मौत का रिस्क लेने लगे हैं ये अफराद और ले जाते हैं। अब ये जेल के ड्यूटी जो फ्रंट होता है वहाँ पर जब आते हैं तो बाहर इस्तकबालिये पे खड़े मुलाजमीन की राइफलें गन पॉइंट पे छीन लेते हैं। ये कर्मा फिल्म की शूटिंग नहीं, ये सियालकोट जेल का वाक़या है और हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे हुआ है। वो बाहर से दरबान को देखते हैं, जब दरबान देखता है कि उसको बाहर कोई नज़र नहीं आता तो वो ड्यूटी का दरवाज़ा खोलता है और ये मुसल्ला अफराद धक्का दे के ड्यूटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। एंटर होने के बाद ये ड्यूटी मुंशी को काबू करते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट के अर्दलियों को काबू करते हैं। सीसीटीवी कैमरे होते नहीं, दरबान से चाबियां छीन लेते हैं और ये दो अफराद पूरी जेल की ड्यूटी पे कब्जा करने के बाद दरवाज़ा खोलते हैं और मुसल्ला अफराद को अंदर बुला लेते हैं। ये तमाम अमला, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव सुपरिटेंडेंट,
जेल का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये उनके कब्जे में, ये हॉस्टेज हो चुके हैं। इनको अगवाकारों ने इन पे होल्ड कर लिया है और दुनिया से राब्ता डिस्कनेक्ट कर दिया है। पीटीसीएल के फ़ोन होते थे, तारें काट दी गई। फिर क्या होता है, वो चाबियाँ लेके अंदर वाला दरवाज़ा खोलते हैं और पप्पू बर्फ़ वाला, इसको ये पता होता है कि मेरा मुखालिफ जिसका नाम बोल है, जिसने मेरे घर के 7 से 8 अफराद को मौत की नींद सुला दिया और उसका वो देखा हुआ वाक़या उसकी आंखों में घूमता है। मैं तो यही कहूँगा, मैंने ये फीलिंग, मैंने ये सारे नेचुरल जो फैक्ट्स हैं मैंने देखे हुए हैं, मुझे उस शख्स की कैफियत का अंदाज़ा है और मैं तारीख़ लिखने जा रहा हूँ, बददयांती नहीं करूँगा। जो मैंने सुना है और जो मेरे पास प्रूफ मौजूद है वो बातें आपके सामने रख रहा हूँ। ये शख्स अंदर चले जाता है और जाकर उसको बोल को ये कहता है कि बोल कहाँ छुपेगा, इस तरह का कोई डायलॉग बोलता है और उसको फायरिंग करके मार देता है। कुछ लोग ये कहते हैं 3 फायर लगे, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं सिर्फ 1 फायर लगा था। ये शख्स पूरी जेल को यरगमाल बना चुका था। अंदर पुलिस वालों के पास कोई ऐसा वेपन या हथियार नहीं होता जिससे वो मजम्मत कर सकें सिवाय लाठियों के। तो ये अपनी वारदात करने के बाद जेल से बाइज्जत बाहर चले जाता है। ऊपर वाले अफराद दोबारा सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं और जेल की हॉस्टेज जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। चूँकि मैं ख़ुद सियालकोट का हूँ, लोग ये बताते हैं कि ये अफराद, ये इश्तिहारी और ये सब मुसल्ला लोग, जहाँ पर सियालकोट के साथ कचहरी है और आजकल वहाँ पर डीपीओ का गालिबन दफ्तर है, उस जगह पर ये अफराद आते हैं और ये लोग बताते हैं कि 1 घंटा इन्होंने सियालकोट शहर के दरो दीवार को फायरिंग से हिला दिया। असल में वो ऐसा वाक़या कर गुजरे हैं जो उनको मौत तक इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब अब ये वाक़या अफसरों ने अपनी नेग्लिजेंसी को छुपाने के लिए कोई और FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अंदरीन हालात मैंने आपके सामने रख दिए। जब इंसान क्राइम की लाइन को अपना लेता है तो मौत का रास्ता वो जल्द तय कर लेता है और जहाँ पर उसने 2, 10, 20 साल रहना होता है वक्त मौत का बहुत कबल अज़ वक्त आ जाता है। अब जब ये हवा उड़ती है और ये अदारे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए एक बोगस FIR दे के सारे मामले को पी लिया, हजम कर लिया, सेकंड ऑप्शन कोई नहीं थी, लेकिन वहाँ पर ही इंतज़ामिया ने अंदरीन जो है ये ढान ली कि अब हम अगर इसको छोड़ देंगे तो ये एक ऐसा तनावर दरख्त है कि पूरे सियालकोट पे लोग MPA MNA ये गैंग या ये अफराद मुकर्रर करेंगे। अब जिस वक्त अदारों ने ये ठान ली, उसी दौरान पप्पू बर्फ़ वाला शेहूपुरे के इलाके में कहीं से अरेस्ट हो जाता है और पुलिस वाले जब इसको लेके एक छोटे से जुर्म में थाने जाते हैं तो इसको गैर मामूली सूरत हाल के बाद कोई ऐसा वाक़या वहाँ पे हो जाता है, पुलिस वाले गलत नाम और गलत पते के साथ इसको जेल छोड़ाते हैं। ये कोई नामुमकिन काम नहीं था। अब आप ये देखें नाजरीन कि इतने अफराद को मौत के घाट उतारने के बाद किस तरह का वो अपने लिए ज़िंदगी के मंसूबे बनाता होगा, अपनी बचत के रास्ते वो ढूंढता होगा। उस शख्स ने अपना गलत नाम और गलत वल्दियत लिखा के अपनी एंट्रेंस शेहूपुरे जेल में दे दी। सेकंड ऑप्शन कोई नहीं थी, मुकदमा होना ही होना था। उसने अपने जहन से काम लिया। अब ये चीज़ भी उसका दिफा ना कर सकी। वो रिहाई के टाइम बाहर आया, अगले दिन उसकी रिहाई आ गई, ज़मानत हो गई, उसी नाम और उसी वल्दियत से रोबकार बन गई। वो बाहर आने लगा, एक मुलाजम ने उसे ड्यूटी में देख लिया और उसने फौरी तौर पे अफसरान को बताया कि ये शख्स वो है जिसके ऊपर हेड मनी है, ये वो पप्पू बर्फ़ वाला है। चूँकि जेल के अंदर इतना बड़ा वाक़या हो चुका था, मशीनरी वही है, जेल के IG, बाहर पुलिस के IG, किसी भी अदारे का जो सरबराह है, ये तमाम रैंक के हिसाब से हैं। महकमे सारे एक थे और उन्होंने प्लान किया कि पप्पू बर्फ़ वाला को जो है ना फौरी तौर पे पुलिस को कॉल करके बताना चाहिए कि पप्पू हमारी हिरासत में है। इस खबर का वायरलेस मैसेज जब शेहूपुरा ज़िला में नाजरीन वायरलेस पे सुना गया, फिर क्या हुआ, पूरे पंजाब की पुलिस, उनको ऑर्डर दिया गया कि फौरी तौर पे जेल में गार्ड की नफरी बढ़ा दें, जेल को फौरी तौर पे इसके ऊपर सिक्योरिटी को इतना महफूज कर दें कि ये शख्स कहीं झल दे के जेल से ना भाग जाए। क्योंकि गैंग और इश्तिहारी इतने बड़े बड़े नाम थे कि उनका भार उठाने वाला ऑफिसर ही माँ की कोख से नहीं निकला हुआ था। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। पूरे पंजाब की पुलिस जो है ना पप्पू बर्फ़ वाला को पकड़ने के लिए शेहूपुरा जेल आ जाती है और पप्पू को गिरफ्तार करके वो सियालकोट ले आते हैं। अब जब वो सियालकोट लेके आते हैं तो आपको पता है कि इन कामों का जेल को यरगमाल करके अंदर जाकर अपने मुखालिफ को मार के और सारे गैंगों की ये गैंग जो था ना, ये इससे पहले ये मर चुके थे सारे, ये बब्बू खान वगैरह,
बोला सुनहरा, ये उसके बाद की आपको बता रहा हूँ, उनके बाद ये शख्स कत्ल हुआ है। पुलिस वाले इसको सियालकोट में लेके आए और शायद अगर ये दुश्मनदार होता और अपने बदले की हद तक रहता तो तारीख़ में ये बात भी वाज़ह लफ्ज़ों में लिखी जाएगी, कभी भी पुलिस वाले किसी दुश्मनदार को, ना ही मैंने कभी देखा और आप में से भी कोई इस बात को तस्लीम करेगा कि सिर्फ दुश्मनदार बंदा हो पुलिस उसको कभी इनकाउंटर में नहीं मारती थी। शायद ये भी बच जाता, लेकिन इन लोगों ने आपको बताया कि इस तरह का काम कर दिया है कि इस पे इंडिया की फ़िल्म गालिबन कर्मा का स्क्रिप्ट लिखा गया है। वो देखे ना किस तरह वो डॉक्टर डाइंग आता है, तो इसी तरह पप्पू बर्फ वाला एक कहर बन के उस जेल पे नादल हुआ और अपने मुखालिफ को अंदर कत्ल करके बाहर चला गया। इसके बावजूद उसको कोई नहीं बचा सका, कोई MPA, कोई MNA, उसका पैसा, उसके भत्ते, उसके जगह टैक्स, उसका नाम, उसकी शोहरत, कोई शख्स जो है बब्बू खान, वो सब उससे पहले मर चुके थे, उसको बचाने वाला कोई नहीं था। कबल अज वक्त उसे मौत पुलिस वालों ने जैली पुलिस मुकाबले में उसको लाकर सियालकोट शहर में मौत की नींद सुला दिया। अब इस सारे काम का स्टार्ट कहाँ से होता है? कुब्बी बर्फ वाली से। मैं आज ये पूछूंगा, आप व्यूवर से ये सवाल करूंगा कि क्या उस कुब्बी के साथ अगर किसी उसके मोहल्लेदार ने, अगर उसके साथ किसी ने बदतमीज़ी या कोई किसी किस्म की भी कोई ऐसी हरकत कि जिसके साथ खुदा ना खास्ता आपकी इज़्ज़त ना लुट जाए या इज़्ज़त पे कोई हरफ ना हो, छोटा मोटा अगर कोई ऐसा वाक़या था, तो क्या उसको अपने भाइयों से या अपने वालिद से शेयर करना चाहिए था? चले मैं मानता हूँ कि शेयर करना चाहिए था, तो क्या बोल को इस छोटी सी बात से उसका भाई अब्दली, जहाँ से ये दुश्मनी का आगाज़ हुआ, उसको कत्ल करना चाहिए था? फिर उसके बाद वो टल ही नहीं रहा और उसके भाइयों को मारता जा रहा है, उनके घर में जाकर उसकी वालदा, उसके वालिद और उसकी भतीजे को मार देता है, फिर उसके सब्ज़ मंडी में भाई मार देता है। एंड ऑफ द डे क्या हुआ है? वो उतनी ही ताकत के साथ, उसी कुव्वत के साथ जो बदले ने उसके अंदर जहर बना, उसके दिमाग में जो चीज़ उसके जो है ना दिमाग पे होल्ड कर चुकी है, ये चीज़ उसको मजबूर करती थी कि वो प्रेशर के साथ मुआशरे के सामने है। लेकिन यार नाकस हिकमत अमली ने उसको भी नहीं छोड़ा। क्या फ़ायदा हुआ इन कामों का? मेरी बातों को गौर से सुना करें। मैं मस्बत पैगामात के लिए अपने प्रोग्राम जो है वायरल करता हूँ। मेरा कतई तौर पे ये मकसद नहीं होता कि मेरे प्रोग्राम से या मेरी बातों से शहर में या लोगों की सोसाइटी में कोई वायरस जो है ना ये जन्म ले। मैं उस वायरस को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा साथ दिया करें, प्रोग्राम देखने के लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।